दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों हम महावीर संता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी की इसलिए कि आजकल वो सोशल मीडिया पर बहुत छाए हुए हैं और लोकसभा के वो उपाध्याय विपक्ष के नेता हैं, एलओपी। और इस वजह से उनके ऊपर बहुत वीडियो भी बन रहे हैं उनके, और बहुत सारे लोग अपनी टिप्पणियां भी कर रहे हैं। तो हमने सोचा आज हम भी उनके ऊपर एक टिप्पणी कर दें ताकि बहुत सारी चीज़ें जो है साफ हों। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उनको नहीं दिखाता है और विपक्ष के किसी नेता को नहीं दिखाता है, और अगर कोई दिखाता भी है तो उसका नेगेटिव वर्जन दिखाता है, नेगेटिव साइड दिखाता है, और इससे जनता का कोई भला नहीं होता है। और वो समझ में आती है बात, क्योंकि ये जो मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं हम, और जो आजकल गोदी मीडिया के नाम से भी विख्यात है, और भी कई नाम हो गए अब तो खैर उसके, वो जो है कभी भी जनपक्ष के साथ खड़ा नहीं हुआ। वो हमेशा पूंजीपतियों और सरकार के साथ रहा, क्योंकि उसको वहीं से जो है विज्ञापन और दूसरी सुविधाएं मिलती है, इसलिए वो हमेशा वहीं खड़े रहते हैं। और ये मतलब है तो आश्चर्यजनक कि एक मीडिया जिसका काम है जनपक्ष को उभारना, जनपक्ष के साथ खड़े होना, जनपक्ष की मुश्किलों को हल करना के लिए प्रयत्न करना, वो उनके साथ नहीं खड़ा है और सत्ता के साथ खड़ा है। लेकिन ये सच है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की, और राहुल गांधी की इसलिए कि पिछले दिनों उन्होंने अपनी छवि को साफ करने में, उनकी छवि को निखारने में काफ़ी प्रयत्न किए। कुछ समय पहले तक, मतलब 2019 के चुनाव के तक, और तो उसके बाद भी उनको पप्पू पप्पू कह कर के पुकारा जाता था। लेकिन अब वो पप्पू भी कहते थे, एक नॉन सीरियस पॉलिटिकल लीडर भी कहते थे, एक कैजुअल पॉलिटिकल लीडर भी कहते थे। तो इस तरह से मतलब उनकी छवि को जो है बहुत डेंट किया जा रहा था। लेकिन जब से वो उन्होंने कन्याकुमारी से दक्षिण से उत्तर तक, कश्मीर तक, और पूरब से पश्चिम तक, मतलब मणिपुर से महाराष्ट्र तक जो उन्होंने पदयात्राएं की, पदयात्राएं बाद में उन्होंने वाहन यात्रा भी की बीच बीच में, और अभी वो बिहार में वाहन यात्रा कर रहे हैं गणेश कुमार के खिलाफ, और जो वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियाँ हो रही है उसको उजागर करने में काम कर रहे हैं। उन्होंने कई बम भी फोड़े, कहते हैं हाइड्रोजन बम फोड़ा, और हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी में है, अभी दूसरे छोटे बम फोड़े हैं। तो उन बमों का क्या असर हुआ वो भी हम देखेंगे। और ये जो 4000 किलोमीटर की यात्रा की है, इससे उनका एक दूसरा रूप का एक्सपोजर हुआ। अब वो सीरियस पॉलिटिशियंस गिने जाने लगे, अब उनकी छवि में भी सुधार हुआ, अब उनको कांग्रेस में वो एकमात्र नेता के रूप में उभर कर आए। और जिस तरह का उनका एलओपी का जो कार्यकाल रहा, या एलओपी का जो रोल रहा संसद के अंदर, वो भी उनकी छवि को निखारने वाला ही था। निश्चित रूप से इन सब के चलते उन्होंने मतलब 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार को 224 के ऊपर रोक दिया। 224
से आगे न बढ़ने दिया और आज वो दो बैसाखियों के भरोसे चल रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी के जो मंसूबे थे उन पर पानी फेर दिया या उनकी जो काम थे उनको थोड़ा मुश्किल कर दिया। और वो लगातार बहुत ही आक्रामक रूप से काम कर रहे हैं और अपनी छवि निखार रहे हैं। वो अडानी अंबानी के ऊपर भी हमलावर हैं और वो इस तरह से हमला कर रहे हैं कि लोगों को वो इस हमले से आकृष्ट कर रहे हैं और अपने वो आकृष्ट तो कर ही रहे हैं, अपनी छवि भी बदल रहे हैं। कुछ नीतियों में भी परिवर्तन किया लगता है। दक्षिण पंथ और पर आक्रामक और वामपंथ की ओर उनका झुकाव पहले से ज़्यादा हो गया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाकर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर दलितों को अपने जो छिटक गए थे उनको अपनी तरफ मोड़ने के प्रयास भी किए हैं। ओबीसी आरक्षण भी और ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना का मुद्दा बनाकर वो जो आगे बढ़ रहे हैं वो भी उनकी छवि में को निखारने में सहायक है। और इस तरह से नरेंद्र मोदी को उन्होंने बैकफुट पर ला दिया है। फिर मणिपुर में 2-3 बार जाकर वहाँ के जो दंगा पीड़ित लोग हैं उनको ढांढस बनाकर भी एक अच्छा उदाहरण पेश किया। और पहलगांव के बाद कश्मीर गए, ये भी एक अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। लेकिन फिर भी ये सब होने के बाद भी उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र और दिल्ली में कुछ गलतियां की, उसकी वजह से ये इनके हाथ से निकल गए। चुनाव में लग रहा था कि हम मतलब कांग्रेस या विपक्ष या एनडीए इंडिया गठबंधन जीतेगा, लेकिन नहीं जीत पाया। उसका कारण ये था कि हरियाणा में जैसे हुड्डा को पूरा होल एंड सोल बना दिया, वो तो अब विपक्ष को कहाँ एडजस्ट करते, उनकी पार्टी के लोगों को भी शैलजा वगैरह को भी वो एडजस्ट नहीं कर पाए। तो विपक्ष को एडजस्ट करना तो बहुत दूर की बात थी। तो ये एक उनके विरोध में गया, इससे रिजल्ट वहाँ के अच्छे नहीं आए। इसी तरह से दिल्ली में आप पार्टी के साथ कुछ कांग्रेस के नेता थे जो आप पार्टी के साथ किसी तरह से गठबंधन नहीं करना चाहते थे, वहाँ पे भी राहुल गांधी ने दखल नहीं दिया और दिल्ली भी जो है भाजपा के हाथ में चली गई। आप पार्टी तो हारी ही, कांग्रेस को भी कुछ नहीं मिला और वहाँ पर भाजपा जो है उभर करके आई। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की गलतियां हुई, तो लेकिन अब असली परीक्षा अब है दोस्तों। बिहार, बंगाल और फिर यूपी, इन 3 प्रदेशों में उनकी परीक्षा होने वाली है राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी अगर इन प्रांतों में सफल होते हैं, इन प्रांतों में सत्ता छीनने में सफल होते हैं और अगर इन प्रांतों में बीजेपी को हराने में सफल होते हैं, बीजेपी को अलग थलग करने में सफल होते हैं, तो समझा जा सकता है कि 2029 में बीजेपी की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता होने वाली है। लेकिन ये तभी होगा जब राहुल गांधी सामाजिक न्याय की जो जंग जीत ऐसा लगता है कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय की चाबी से जंग जीतना चाहते हैं। तो ऐसे भी लग रहा है
कि इंडिया गठबंधन की सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाली पार्टियों को परास्त करके या उन्हें बैकफुट पर ला करके अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। ये एक बहुत ही गलत कदम होगा या बहुत ही नासमझी वाला कदम होगा। उन्हें अपनी प्राथमिकता में सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाली पार्टियों को परास्त करने के बजाय भाजपा को परास्त करने को प्राथमिकता रखनी चाहिए। और उसके लिए यूपी में सामाजिक न्याय के योद्धा अखिलेश यादव को अभी क्या हो रहा है कि यूपी में सामाजिक न्याय के योद्धा अखिलेश यादव को कमज़ोर करके अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहती है कांग्रेस, जबकि उनका मुकाबला मुख्य दल भाजपा से है। और भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कांग्रेस अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगी तो ही जीत पाएगी। अपना वर्चस्व बढ़ाने के अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए काम करेगी तो शायद वो बड़ी लड़ाई हार जाए। वैसे तो कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, उसको अपना वर्चस्व बढ़ाने की स्वतंत्रता है, वो कहीं पे भी बढ़ा सकती है, लेकिन उनकी प्राथमिकता भाजपा को हराने की होनी चाहिए, न कि समाजवादी न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टियों को कमज़ोर करके अपना वर्चस्व बढ़ाने की। यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल को अपने सहयोगियों को मजबूत करना चाहिए और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, तेलंगाना, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टियाँ कमज़ोर है ही नहीं, तो वहाँ पर कांग्रेस को ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। और भाजपा से क्योंकि सीधा मुकाबला है, इसलिए उन्हें भाजपा को हराने के लिए यहीं पे ज़्यादा प्रयत्न करने चाहिए। और इन प्रांतों में ही भाजपा को हराना सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर ये प्रांत हम जीत लेते हैं और बाकी जगह सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टियां जीत कर आ जाती है, तो नरेंद्र मोदी को हम बैकफुट पर ला सकते हैं। ईवीएम व चुनाव आयोग पर कड़ी नज़र रखना भी जरूरी है। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें ली थी लड़ झगड़ करके, लेकिन जीते 19। इस तरह वहाँ बहुत सारी सीटें हार गए। अगर ये सीटें लेफ्ट को या आरजेडी के पास होती तो शायद अभी तेजस्वी चुनाव जो है सरकार में होते, एनडीए नहीं होता। तो इस बात का भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जाति जनगणना और पिछड़ों को आरक्षण का मुद्दा मूल रूप से समाजवादियों द्वारा ही उठाया और उसे अंजाम तक पहुंचाया। मंडल आयोग को लागू करवाने में समाजवादियों का ही रोल रहा। लेकिन अभी भी कांग्रेस समर्थित पत्रकार समाजवादियों के बड़े नेता डॉक्टर लोहिया व जयप्रकाश पर अनर्गल आरोप लगाते हैं। कभी उनको CIA का एजेंट कहते हैं, कभी उनको RSS को आगे बढ़ाने या भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाला कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप इस तरह के आरोप लगाते रहेंगे तो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टियां कमज़ोर ही होगी। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए एक संगठनात्मक रूप देना चाहिए। कांग्रेस ये न समझे कि ये पार्टियां जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टियां हैं, या आपकी पालकी ढोने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहेगी या वचनबद्ध है। कांग्रेस को यह भी याद रखना चाहिए कि जाति जनगणना का मुद्दा कांग्रेस को थमाने वाले नीतीश कुमार ही थे, और आज वो एनडीए के साथ है। क्यों?
सवाल है ये कि क्यों आज एनडीए के साथ है। अगर कांग्रेस उस समय निष्क्रिय नहीं रहती और अपना काम मुस्तैदी से करती और उन सबको जोड़े रखती, जो नीतीश कुमार वगैरह जो लोग हैं, और जो उनको चाहिए था दे देती क्या, तो शायद वो आज भी इंडिया गठबंधन के पार्ट होते और बिहार में भाजपा लीड सरकार नहीं होती। कांग्रेस चाहती तो नीतीश को रोक के रख सकती थी। हमारा कहना यह है कि राहुल गांधी को सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टियों को कमज़ोर करने से बचना चाहिए और भाजपा से सीधी लड़ाई लड़नी चाहिए कांग्रेस को। और बाकी जो पार्टियां हैं वो तो सीधी लड़ाई लड़ी रही है कांग्रेस से, ये भाजपा से। तो ये हमारी राय है, इसको कोई माने या न माने, लेकिन हम ये मानते हैं कि राहुल गांधी अभी भी उस तरह के मैच्योर्ड पॉलिटिशियन नहीं हैं जैसे नरेंद्र मोदी या अमित शाह या गडकरी या ये अपने मोहन भागवत, ये लोग हैं। तो इनको परास्त करने के लिए ज़रूरी है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाए और उसे किसी भी हालत में कमज़ोर न होने दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। इसके साथ मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है, महावीर समता संदेश को, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और आपको ये आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।